हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे। पिछले वाले वीडियो से आगे कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पंजाब राज्य खेलों का विकास एवं प्रोत्साहन अधिनियम 2024 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ए, राज्य में नए स्टेडियम, खेल अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना। बी, केवल पुरुष खिलाड़ियों को विशेष नौकरी और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करना। सी, खेल विकास कोष का निर्माण करना जिसमें सरकारी बजट और निजी क्षेत्र में धन संग्रह करना। डी, स्कूलों और कॉलेजों में खेलों को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल पुरुष खिलाड़ियों को विशेष नौकरी और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करना। यह पूरी तरह से गलत है। आइए अन्य संबंधित तथ्य जान लेते हैं। पंजाब राज्य खेलों एवं विकास एवं प्रोत्साहन अधिनियम 2024 में कौन कौन से प्रावधान है। सबसे पहले लागू करने की स्वीकृति, इसको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। यह 9 दिसंबर 2024 को प्रदान की गई थी। इसी के साथ पंजाब बन गया है खेल विकास अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्यों में खेलों का विकास करना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, खेल संबंधी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना तथा खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना, ये इसके उद्देश्य हैं। अब मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं? खेल विकास बोर्ड का गठन करना। बोर्ड खेलों की रणनीतियों और योजनाओं को तैयार करेगा, विभिन्न खेल संस्थानों के समन्वय तथा उनके प्रदर्शन का निरीक्षण करेगा। खेल की आधारभूत संरचना, राज्य में नए स्टेडियम, खेल अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का समान वितरण। खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहन दिया जाएगा? राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। नौकरी और शिक्षा में विशेष आरक्षण मिलेगा। शिक्षा में खेलों का समावेश, स्कूलों और कॉलेजों में खेलों को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना और वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। निधि और संसाधन, खेल विकास कोष का निर्माण जिसमें सरकारी बजट और निजी क्षेत्र में धन संग्रह। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खेलों को प्रोत्साहन देना। नशीली दवाओं पर रोक, खेलों में नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए कठोर नियम। दोषी पाए जाने पर खिलाड़ियों और कोचों के खिलाफ कार्यवाही। पर्यवेक्षण और निगरानी, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों का गठन करना। योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी। महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं। महिला खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित खेल वातावरण सुनिश्चित करना और इसका लक्ष्य है 2030 तक पंजाब को खेलों में अग्रणी राज्य बनाना। राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं को नशे से दूर करना। एक भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पार्लियामेंट में लाया गया था। इससे संबंधित एक क्वेश्चन बन सकता है, देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। ए, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 राज्यसभा द्वारा 5 दिसंबर 2024 को पारित किया गया। बी, यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करेगा। सी, विधेयक का उद्देश्य भारतीय विमानन उद्योग को सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी और विश्वसनीय या विश्व स्तरीय बनाना। डी, विधेयक में नागरिक उड्डयन मंत्री को विमान दुर्घटनाओं की जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी तथ्य सही नहीं है। और जान लेते हैं इसके अन्य संबंधित तथ्य अगली स्लाइड में। सबसे पहले इसको कहाँ पारित किया गया, किसके द्वारा पारित किया गया? तो यह राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया और 5 दिसंबर 2024 को। यह विधेयक प्रतिस्थापित करेगा विमान अधिनियम 1934 को। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय विमानन उद्योग को सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी और विश्व स्तरीय बनाना। प्रमुख प्रावधान, भारतीय वायुयान सुरक्षा और सेवाओं के संचालन के लिए नए और अधिक प्रभावी मानकों की स्थापना करना। नागरिक उड्डयन मंत्री को वायुयान सुरक्षा और संचालन से संबंधित नए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करना। विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक अधिक प्रभावी तंत्र की स्थापना। दुर्घटनाओं के मामलों में रिपोर्टिंग और जांच के निष्कर्षों के आधार पर सुरक्षा उपायों को लागू करना। विमान पंजीकरण और संचालन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सक्षम बनाने के लिए नए नियम लागू करना। विमानों के रखरखाव, निरीक्षण और संचालन के लिए सख्त दिशा निर्देश। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को और अधिक शक्तिशाली और सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सुधार। वित्तीय सहायता के माध्यम से विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। वायुयान सुरक्षा पंजीकरण, संचालन और निरीक्षण से संबंधित नए नियमों और प्रक्रियाओं को अद्यतन करना।
सरकार और नियामक संस्थाओं को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिक जिम्मेदारी और शक्ति देना। समुद्रों में बिछाए गए दूरसंचार केबलों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय। इससे संबंधित प्रश्न है। दिसंबर 2024 में समुद्रों में बिछाए गए दूरसंचार केबलों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय का गठन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? ए डॉक्टर नीरज मित्तल, बी राजीव कुमार, सी अश्विनी वैष्णव या फिर डी दीपक मित्तल। इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर नीरज मित्तल। समुद्रों में बिछाए गए दूरसंचार केबलों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय का गठन किया गया है। यह दिसंबर 2024 में गठन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU और अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति ICPC ने संयुक्त रूप से। इस पहल का उद्देश्य है समुद्री केबलों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। सलाहकार निकाय की सह अध्यक्षता की जाएगी नाइजीरिया के संचार, नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री बोसुन तिजानी और पुर्तगाल के राष्ट्रीय संचार प्राधिकरण ANACOM के निदेशक मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर सैंड्रा मैक्सिमियानो द्वारा। इस सलाहकार निकाय में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे सचिव दूरसंचार विभाग के डॉक्टर नीरज मित्तल। नवगठित सलाहकार निकाय केबल की प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने, नुकसान के जोखिम को कम करने और इन महत्वपूर्ण प्रणालियों की त्वरित मरम्मत और इन्हें बिछाने को सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों और उद्योगों में सर्वोत्तम विधियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। सलाहकार निकाय बढ़ते यातायात, पुराने बुनियादी ढांचे और समुद्री केबलों के लिए बढ़ते पर्यावरणीय खतरों से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। विश्व के 40 सदस्य देशों से मिलकर बने इस निकाय में मंत्री, विनियामक प्राधिकरणों के प्रमुख और दूरसंचार के वरिष्ठ विशेषज्ञ शामिल हैं। वैश्विक समुद्री केबल नेटवर्क में भारत की अहम भूमिका है। देश में मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन और त्रिवेंद्रम में स्थित 14 अलग अलग लैंडिंग स्टेशनों पर लगभग 17 अंतर्राष्ट्रीय जलमग्न केबल हैं। वर्ष 2022 के अंत तक इन केबलों की इंटरनेट गतिविधियों को संभालने की कुल लिट क्षमता और सक्रिय क्षमता क्रमशः 138.606 TBPS और 111.111 TBPS थी। अंतर्राष्ट्रीय केबल सुरक्षा समिति ICPC के बारे में जान लेते हैं। यह समुद्री केबल उद्योग में शामिल देशों और वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए एक वैश्विक मंच है। यह स्थापित हुआ था वर्ष 1958 में। इसका प्राथमिक उद्देश्य है तकनीकी, कानूनी और पर्यावरणीय संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करके समुद्री केबल की सुरक्षा को बढ़ाना। समुद्री केबल वैश्विक संचार की नींव है जो विभिन्न महाद्वीपों और बाजारों को जोड़ते हैं। वर्ष 2024 तक 500 से अधिक सक्रिय और नियोजित समुद्री केबल सिस्टम क्रियाशील हैं जो उच्च दक्षता के साथ भारी मात्रा में डेटा संचालित करते हैं। दूसरी भारत UK 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता 2024 के बारे में अगला प्रश्न है। दिसंबर 2024 में दूसरी भारत UK 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता 2024 कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए लंदन, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। अब दूसरी भारत UK 2+2 वार्ता के बारे में जान लेते हैं। यह कब आयोजित हुई? 3 दिसंबर 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारत प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? पीयूष श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव पश्चिम यूरोप विदेश मंत्रालय, और विश्वेश नेगी, संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रक्षा मंत्रालय ने। UK प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो बेन मिलर, निदेशक भारतीय महासागर निदेशालय, विदेशी राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय, और सिमोन फिहमा, निदेशक रणनीतिक कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय ने। इसमें दोनों पक्षों ने भारत UK व्यापक रणनीतिक साझेदारी के संपूर्ण आयाम पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडलों ने भारत UK रोडमैप वर्ष 2030 के तहत प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के नए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करके साझेदारी को फिर से सक्रिय करने और एक नए रोडमैप पर कार्य करने की आवश्यकता पर सहमति जताई। चर्चाओं में मुख्य प्राथमिकताओं को शामिल किया गया था: आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना, आपसी लाभकारी FTA की शीघ्र समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, साइबर और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों सहित रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना, महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकियों
में नवाचार को बढ़ावा देना, स्वच्छ और हरित ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में सहयोग को गहरा करना, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक क्षेत्र, शैक्षिक और जनसामान्य संपर्कों को बढ़ाना, दोनों पक्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए और क्षेत्र को स्वतंत्र, खुले और समावेशी बनाने के लिए अपनी साझी संकल्पना को दोहराया। दोनों पक्षों ने संवाद के तीसरे संस्करण को 2025 में यूके में एक पारस्परिक सुविधाजनक तिथि को आयोजित करने पर सहमति जताई। 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 आयोजित किया गया नागालैंड में। इसका प्रश्न बन सकता है, हाल ही में 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। अब जान लेते हैं 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के बारे में। सबसे पहले इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 1 से 10 दिसंबर 2024 को, और यह कहाँ आयोजित हुआ? नागालैंड में। यह फेस्टिवल सांस्कृतिक, आदिवासी और उत्सवी समारोहों से आगे बढ़कर नेटवर्किंग विकास के लिए एक मंच है। नागालैंड की लोक कथाओं के अनुसार पूजनीय पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर मनाया जाने वाला यह महोत्सव राज्य के विभिन्न जाति समूहों को उनकी साझा परंपराओं और रीति रिवाजों को मनाने के लिए एकजुट करता है। यह महोत्सव वर्ष 2000 में अपनी शुरुआत के बाद से ही नागालैंड के सांस्कृतिक कैलेंडर का आधार रहा है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है, 2002 में हुई थी। सांस्कृतिक कैलेंडर का आधार रहा है जो एक ऐसे राज्य की परंपराओं को उजागर करता है जहां पर 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है। राज्य की राजधानी कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर किसामा स्थित नगा हेरिटेज गांव में मनाया जाने वाला यह उत्सव परंपराओं का अनूठा मिश्रण प्रदर्शित करता है। तो नगा हेरिटेज गांव में मनाया जाने वाला। इसी के साथ आज के वीडियो का ही अंत होता है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।